हाय एवरीवन, प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हेलोल्केन्स हेलोरिन्स के लिए हम लोग। और लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 38 तक करा था हमने। अब क्वेश्चन नंबर 39 से देखा जाए। ये जो क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन है 39 में। विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 SN2 कुछ नहीं कहा है इसने। ऑप्शंस में कुछ ऐसे दिए हुए हैं। ये बेंजीन रिंग है, क्लोरीन मतलब क्लोरोबेंजीन 1 नंबर में, 2 में है 1 क्लोरोप्रोपेन या एन प्रोपाइल क्लोराइड, 3 में टू में एक दूसरा चीज़ लिख दिया, विनाइल क्लोराइड है, 3 में भी विनाइल क्लोराइड ही है, और 4 में ऐसा कुछ है, एलाइल क्लोराइड है। इन चारों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? खैर देखते हैं इसे हम। 40 नंबर देखो, एक रिएक्शन दिया हुआ है CH3CH2I प्लस एक्वस KOH, प्रोडक्ट भी बना हुआ है CH3CH2OH प्लस KI। पूछ रहा है या किस तरह का रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसके बाद सिंपल से ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब जैसे 41 में ले लो, कह रहा है SN1 रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? ए में 3 डिग्री हैलाइड से ज़्यादा 2 डिग्री 1 डिग्री, बी में है 3 डिग्री 2 डिग्री, तो सेम ही हो गया ना, चेंज कर दो 1 डिग्री 2 डिग्री, सी में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और डी में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये सारे सिंपल क्वेश्चंस ही हैं। शुरुआत में ही बोला था मैंने कि इस प्रैक्टिस सेट में हमें बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो, मोस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिंपल सा मतलब है कि यदि यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इसमें से रिप्लेसमेंट होना है, एक ग्रुप यहाँ से हटेगा, उसके बदले में कोई दूसरा आकर के जुड़ेगा। तो बस हम इसकी चर्चा करने वाले हैं कि ये किस में सबसे आसानी से हटेगा, उसी में रिएक्शन बेहतर होगा। अब यह क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन का तो कमी हम जानते हैं कि रेजोनेंस है यहाँ, और रेजोनेंस यदि है तो ऐसा होने से बेंजीन और क्लोरीन के बीच आना है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ऐसा। अब यहाँ डबल बॉन्ड यदि आ रहा है तो फिर इस तरह के बॉन्ड का टूटना तो काफ़ी मुश्किल है ना, तो नहीं होगा फिर यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेयर है। इसमें यदि देखा जाए विनाइल में, तो आई थिंक विनाइल में भी सिचुएशन कुछ यही है। यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है, इसको यहाँ करोगे, इसको यहाँ कर दोगे, ये डबल बॉन्ड क्लोरीन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, इस पर प्लस, तो डबल बॉन्ड तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी क्लोरीन आसानी से नहीं हटेगा। और कुछ कहानी इसमें भी वैसा ही है, इसको यहाँ कर दोगे, इसको यहाँ कर दोगे, या यहाँ नहीं करना है, ये इस कार्बन पे जाएगा, क्लोरीन प्लस आ जाना है और यहाँ माइनस आ जाना है, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आ रहा है जो आसानी से टूटेगा नहीं। इसमें रेजोनेंस नहीं होगा,
इसमें रेजोनेंस का कोई चांस नहीं है क्योंकि लोन पेयर और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट में नहीं है। ठीक है, तो ये तुम यहाँ करोगे भी तो ये कार्बन का तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है ना 2 हाइड्रोजन से, जैसे ही करोगे 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ तो रेजोनेंस होने से रहा, नहीं होगा यहाँ रेजोनेंस, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड, तो आसानी से ही टूटेगा। और टूटेगा तो फिर एक तो ऐसे भी देख सकते हो कि टूटेगा तो यहाँ से एलाइल कार्बोकेटायन बनेगा, और अब यह कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इन सबों में 4 स्ट्रक्चर में, और शुरुआत के जो 3 थे उसमें कार्बन क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है रेजोनेंस के वजह से, और इसलिए वह बॉन्ड आसानी से क्लीव नहीं करेगा, बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, और जब बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं करेगा तो फिर आगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पॉसिबिलिटी नहीं है। 40 नंबर में एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन एक्वस के वो से रहा है, यहाँ से आयोडीन हट रहा है और वो एच जुड़ रहा है। देखो एडिशन रिएक्शन में पहले बताए हुए हैं कि एडिशन रिएक्शन उसी में होता है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसा कभी कभी सिंपल क्वेश्चन विज्ञान में आता है, एडिशन रिएक्शन उसी में पॉसिबल है जिस कंपाउंड में डबल ट्रिपल बॉन्ड हो। अब इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है नहीं तो चांस ही नहीं है कि एडिशन हो। सब्स्टिट्यूशन बचा, अब सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक है न्यूक्लियोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी हम बता दिए हैं कि यह एलिफेटिक चेन में नहीं होता है, रेयर है, रेयर है, बहुत रेयर है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलिफेटिक चेन में बहुत रेयर है, और एलिफेटिक चेन में होता भी है तो मोस्टली या अल्केन के लिए होता है। हेलो अल्केन जब भी करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और वजह तो हम जानते हैं कि हेलो अल्केन में चूंकि यह जो कार्बन होता है हेलोजन से जुड़ा हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, माने यह खुद इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो खुद इलेक्ट्रोफिलिक है तो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन थोड़ा ना करेगा, न्यूक्लियोफाइल से करेगा, और न्यूक्लियोफाइल से करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी पूछा है तो ये सब कौन सा बड़ा बात है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये तो जानते हैं हम लोग पहले से ही। तो कभी कदार क्वेश्चन काफ़ी सिंपल भी आते हैं, पूरे सेट में तो एक जैसा क्वेश्चन नहीं रहेगा ना, लेकिन हाँ करना है क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से, कंसेप्ट यूज करोगे तो बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 तक आगे यदि देखें क्वेश्चन नंबर 42, हाँ इसमें से कुछ अलग पूछ रहा है, हेलोएरीन से इस बार क्वेश्चन है। अभी तक तो मोस्टली हेलो अल्केन से किया है हमने, इस बार हेलोएरीन से है। 42 नंबर कह रहा था मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन इज नाइट्रेटेड विथ, ऐसा क्लोरोबेंजीन है, इसका नाइट्रेशन हो रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो पूछा है। ऑप्शन तो दिया हुआ है, ऑप्शन हम देखेंगे क्या है। सो नेक्स्ट करें 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीहाइड्रोहेलोजिनेटेड रेडियली एट द हाईएस्ट रेट। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा या सबसे जल्दी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किसका होगा, मोस्ट ईजिली डीहाइड्रोहेलोजिनेटेड। ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है, इसमें ऑप्शंस भी लिखना होगा हमें। ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन बना दिया इस पर, ब्रोमीन, और डी में कुछ ऐसा दिया हुआ है ब्रोमीन। ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है।
इसी में 44 को भी लिख लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। 4 रिएक्शन दिया हुआ है, पूछ रहा वुर्ज-फिटिग रिएक्शन इसमें से कौन है। वुर्ज-फिटिग रिएक्शन, वुर्ज-फिटिग रिएक्शन ए नंबर में है C6H5I 2Na प्लस CH3I। प्रोडक्ट नहीं लिखने जा रहे हैं। फिर इसमें 2C6H5I प्लस 2Na, सी में है 2CH3CH2I प्लस 2Na, और डी में है C2H5ONA प्लस C2H5I। ऐसा करें इन्हें। अब देखो, ये तो है नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन हेलोबेंजीन का हम पढ़े हुए हैं कि इसमें जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, लोन पेयर है इसके पास, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, और प्लस आर इफेक्ट वाले ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब यहाँ से जो नाइट्रेशन का प्रोडक्ट बनेगा वो क्या क्या बनेगा, ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पारा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ऐसा 1,2 बनेगा और ये 1,4 बनेगा। 1-क्लोरो-2 नाइट्रोबेंजीन, 1-क्लोरो-4 नाइट्रोबेंजीन। पूछ रहा है दोनों में से मेजर कौन होगा। तो मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के तो कई तरीके हैं ना, 2 हम लोग इसमें से जानते हैं या समझ सकते हैं। पहला कि चूँकि यह एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो बेंजीन रिंग में जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा जुड़ना पसंद करेगा और वह मेजर प्रोडक्ट होगा। हम जानते हैं इस क्लोरीन के बारे में कि यह प्लस आर के साथ माइनस आई भी शो करता है, और साइज के वजह से इसका माइनस आई भारी पड़ता है प्लस आर पे। मतलब यह ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है। अब यदि यह ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है इंडक्टिव से, और इंडक्टिव हम जानते हैं कि डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो यदि यह क्लोरीन अब इलेक्ट्रॉन खींचता है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा जो बगल में ऑर्थो है वहाँ का, इससे कम खींचेगा मेटा का, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा पारा का, क्योंकि पारा एकदम बहुत दूर है। और इंडक्टिव तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा डिस्टेंस है तो कम पावर का होगा। तो कहने का मतलब ये पारा वाला इलेक्ट्रॉन बहुत कम खींच पाएगा क्लोरीन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम। और यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है यहाँ, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल वहीं जुड़ेगा जा करके। तो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा कौन सा, पारा वाला। दिस वन इज मेजर। और दूसरा वजह रिपल्सन फैक्टर भी दिखाते हैं हम लोग कि इसमें से अगल बगल है ऑर्थो पे तो रिपल्सन हो सकता है, यहाँ अपोजिट है कोई रिपल्सन जैसा बात नहीं है। हालांकि मैंने करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ही है, लेकिन कहे कि दूसरा तरीका ऐसे भी है, इस हिसाब से हम सपोर्ट कर सकते हैं इस आंसर को। नेक्स्ट 43 देखें। अब कह रहा है मोस्ट ईजिली डीहाइड्रोहेलोजिनेटेड, सबसे जल्दी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किसका होएगा, ये है क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक, तरीके कई हैं समझने के। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में पढ़े कि अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। ठीक, अब ये यहाँ फंक्शन ग्रुप है तो ये अल्फा बीटा बीटा, अल्फा तो ये हो गया बीटा और ये हो गया बीटा। वैसे यहाँ ये अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा, अल्फा बीटा और एक यहाँ बीटा। ठीक, यदि इन दोनों जगह से कहीं से एक जगह से हटता है तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा ना। ऐसा इसमें थोड़ा सा समस्या है, और वजह है कि इसमें ब्रोमीन कॉन्जुगेशन में है इसका लोन पेयर डबल बॉन्ड से, तो ऐसा करने से इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा कार्बन और ब्रोमीन के बीच ऐसे, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो थोड़ा सा यहाँ मुश्किल है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। यदि कोई तरह से हो भी जाए तो तुम कहाँ से हटाओगे बताओ। बीटा यहाँ है तो इसमें एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, तो इसमें जो प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस हैं वे या तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाए
या फिर ऐसा हो जाए लगातार 2 डबल बॉन्ड। और रिंग के अंदर लगातार 2 डबल बॉन्ड ऐसा सिस्टम होता नहीं है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो यहाँ काफ़ी रेयर है। यहाँ देख लो, अब यहाँ यदि देखोगे तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से तो हटेगा नहीं, क्या कि कंटिन्यूसली 2 लगातार डबल बॉन्ड आ जाएंगे। यहाँ से यदि हटेगा तो फिर इसके लिए प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, ऐसा और यहाँ ऐसा। अब ये जो है देख रहे हो ना, ये दोनों अल्टरनेट है, कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस इसका स्टेबिलिटी इन्हांस करेगा, इस जगह पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ये। और यहाँ यदि देखोगे तो यहाँ भी वही बात है कि यहाँ से तो हटेगा नहीं, यहाँ से हटेगा तो डबल बॉन्ड इस जगह पे आएगा ऐसा। माने यहाँ ये फुली कॉन्जुगेटेड है, फुली कॉन्जुगेटेड बेंजीन रिंग है ऐसा। और हम जानते हैं कि यह एरोमेटिक है, और एरोमेटिक है मतलब हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। तो हमने क्या करा कि चारों के लिए एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाए। प्रोडक्ट बनने के बाद अब हम उस प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी को देखेंगे कि इन सारे प्रोडक्ट में से मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है। तो ऑब्वियसली डी से जो प्रोडक्ट बन रहा है वह एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन रहा है, मतलब बेंजीन बन रहा है। और यदि प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसका है तो जाहिर सी बात है कि डी हाइड्रो हेलोजिनेशन भी सबसे फास्ट रेट से इसी का होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे जाओगे, जिसका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसी का रेट सबसे अधिक होना है। इसमें वुड्स फिटिंग है ना, तो वुड्स फिटिंग में हम क्या पढ़ें कि एक अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड होता है, और दूसरा एराइल हैलाइड होता है ना, यही पढ़े। अल्काइल हैलाइड और दूसरा क्या होता है, एराइल हैलाइड। देखो एराइल अल्काइल यही हो गया, इसमें दोनों एराइल है तो ये तो फिटिंग होता है, दिस इज फिटिंग रिएक्शन। इसमें दोनों अल्काइल है, दिस वन इज वुड्स रिएक्शन। इसमें अल्कोक्सी है और ये एक हेलाइड है, ये तो विलियमसन है ना, विलियमसन सिंथेसिस। चारों तो दिया ही हुआ था, या वुड्स फिटिंग है, ये फिटिंग है, वुड्स है, विलियमसन सिंथेसिस है। नेम रिएक्शन वाले तो है ही, इतना सारा इस चैप्टर में नेम रिएक्शन है कि क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछेगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस टू बी परफॉर्म टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू मेटा ब्रोमो एनिलीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है तुम्हें कि बेंजीन को कन्वर्ट करना है मेटा ब्रोमो एनिलीन में, ठीक है। इसके लिए तुम कौन कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करोगे। ए नंबर में है कि सबसे पहले तुम नाइट्रेशन करोगे, उसके बाद रिडक्शन करोगे, उसके बाद ब्रोमिनेशन करोगे। बी में है कि पहले ब्रोमिनेशन कर लोगे, उसके बाद नाइट्रेशन करोगे और उसके बाद रिडक्शन करोगे। सी में है कि पहले नाइट्रेशन ही कर लोगे, बीच में ब्रोमिनेशन करोगे, उसके बाद रिडक्शन करोगे। और डी में है कि नहीं, पहले रिडक्शन ही होगा, उसके बाद नाइट्रेशन होगा, देन ब्रोमिनेशन होगा। अब बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक में, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन इसको हम नहीं कह सकते हैं।
46 कह रहा द कंपाउंड दैट रिएक्ट्स which one reacts fastest with sodium methoxide। कौन है जो सोडियम मिथॉक्साइड से एकदम फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा? NO2 बी नंबर में क्लोरीन और पारा पे NO2, सी में केवल क्लोरोबेंजीन, डी में है मेटा पे, ऐसा मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेंजीन से मेटा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, कन्वर्सन है। कन्वर्सन बना लो फिर समझ में आ ही जाएगा तुमको। बेंजीन है और इससे तुम्हें बनाना है मेटा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, NH2Br, दिस वन इज मेटा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। हम लोग दोनों काम करते हैं। देखो डायरेक्ट ब्रोमीन बेंजीन में जुड़ने का तो रिएक्शन है कि बेंजीन का आप हेलोजिनेशन करवा दो, लेकिन बेंजीन में डायरेक्ट NH2 जोड़ने का कोई रिएक्शन नहीं है, समझ रहे हो ना। NH2 बेंजीन में डायरेक्ट जुड़े ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। ब्रोमीन डायरेक्ट जुड़े हो तो है, तो इसका मतलब कि इसमें तुम्हें 3 स्टेप तो परफॉर्म करना होगा। एक बार ब्रोमीन जोड़ना होगा, एक बार वैसा कुछ जोड़ना होगा जो फिर कन्वर्ट हो NH2 में, क्योंकि NH2 डायरेक्टली बेंजीन में जुड़ेगा नहीं, तो 3 स्टेप्स तो लगेंगे, इसलिए सब में देखो 3-3 स्टेप दिया हुआ है। अब NH2 आने का चांस होता है NO2 से, कि NO2 यदि बना हुआ है पहले से रिंग में है तो उसका रिडक्शन करो तो NH2 बन जाएगा। और NO2 को डायरेक्ट बेंजीन में जोड़ने का तरीका है कि बेंजीन का नाइट्रेशन करोगे तो डायरेक्ट NO2 जुड़ जाएगा। अब सवाल आता है कि पहले ब्रोमीन हम जोड़ें कि पहले NO2 जोड़ें। मान लो कि पहले हम करवा देते हैं हेलोजिनेशन ब्रोमीन से, Br2 FeBr3, ठीक, तो क्या होगा, इसमें जुड़ेगा ब्रोमीन, कहीं भी जुड़ जाएगा, कहीं भी जुड़ जाएगा। लो यहीं जोड़ देते हैं जहाँ प्रोडक्ट में जुड़े हैं। अब यदि तुम इसका करवाते हो नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4 से, तो हम जानते हैं कि हेलोजन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होते हैं और उसमें से भी पारा मेजर है, अभी शायद थोड़ा देर पहले हम देखे थे। तो यदि इसका तुम नाइट्रेशन करवाओगे ना भाई, तो NO2 ग्रुप जुड़ेगा यहाँ, ये तो Br है पारा पे, अब अपोजिट 1 2 3 4 यहाँ पे NO2 पारा पे जुड़ेगा। और अब यदि तुम इसका रिडक्शन करोगे तो NO2 कन्वर्ट होगा NH2 में, तो ये प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा भाई, ये तो मेटा है, यहाँ से ही पारा तुम्हारा बन रहा है। इसका मतलब वह रिएक्शन सीक्वेंस गलत है। तो ब्रोमीन से तुम रिएक्शन करवाए तो इस स्टेप को हम कहेंगे ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन हुआ तो ये कहलाएगा नाइट्रेशन, और ये हुआ रिडक्शन। मतलब तुम शुरू में ब्रोमिनेशन करवा रहे हो, फिर नाइट्रेशन और फिर रिडक्शन, ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन रिडक्शन, काम नहीं बन रहा है, ये गलत हो जा रहा है, ठीक। अब क्या करें कि शुरुआत में ही हम करवा लें इसका नाइट्रेशन, यदि कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, बेंजीन का नाइट्रेशन होता है डायरेक्टली, ठीक, जोड़ दो यहाँ। अब यहाँ से देखोगे दो बात, कि पहले ब्रोमिनेशन करें कि पहले रिडक्शन। यदि तुम पहले रिडक्शन करते हो, रिड्यूसिंग एजेंट SnHCl लिया जाता है, तो यह बदल जाएगा एनिलीन में। अब अगेन एनिलीन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, प्लस R इफेक्ट शो करेगा, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा। मतलब अब जब इसमें तुम ब्रोमीन से रिएक्शन करवाओगे तो यह ब्रोमीन ऑर्थो और पारा पे जुड़ेगा, पारा पे जुड़ेगा मान के चलो, लेकिन यहाँ तो मेटा पे जोड़ना है। इसका मतलब कि यहाँ तक ठीक था, अब रिडक्शन करने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करें कि अब इसी का डायरेक्ट हम लोग ब्रोमिनेशन करवा लें। डायरेक्ट ब्रोमिनेशन यदि करवाओगे तो हम जानते हैं कि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -R इफेक्ट शो करता है और मेटा डायरेक्टिंग है। मतलब यह NO2 क्या करेगा कि बेंजीन को जोड़ेगा मेटा पे, NO2 की यहाँ जुड़ा हुआ है ना, तो मेटा पे मतलब 1 2 3 यहाँ जुड़ेगा।
और अब इसको इसमें बदलना हो तो भाई रिडक्शन कर दो, काम बन जाएगा, NO2 बदल जाएगा NH2 में। तो पहले हमने नाइट्रेशन करा, देन ब्रोमिनेशन और देन रिडक्शन। नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, रिडक्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। ये गड़बड़ हो जा रहा था, पहले नाइट्रेशन फिर रिडक्शन करने से बात बन नहीं रहा था ना, ये वाला स्टेप है, गड़बड़ हो गया था। शुरुआत में रिडक्शन तो होगा ही नहीं, बेंजीन का रिडक्शन शुरू में क्या करोगे, तो फिर साइक्लोहेक्सेन में बदल जाएगा यदि रिडक्शन करोगे तो था ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ऐसे स्टेप्स वाले आते हैं कि कौन सा स्टेप तुम कम प्रीफर करोगे, तो काफ़ी सोचना पड़ेगा इसमें। और सोचोगे जब पूरा चैप्टर का कंसेप्ट रहेगा, उसके अलावा GOC का कंसेप्ट रहेगा, तो इसमें चैप्टर का कंसेप्ट थोड़ा बहुत लगा, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन। मेन तो ओरिएंटेशन था कि कौन सा ग्रुप कहाँ करके जुड़ेगा, ये हम कैसे डिसाइड करें। ओरिएंटेशन इज़ द की फैक्टर है, और उसके लिए GOC का कंसेप्ट होना बड़ा ज़रूरी था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाओ 46 नंबर, कह रहा है विच वन रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ सोडियम मिथॉक्साइड। सोडियम मिथॉक्साइड से रिएक्शन होगा, इसका मतलब कि यहाँ कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और हम जानते हैं कि हेलोबेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता काफ़ी रेयर है, तो उसके रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा रहेगा रिएक्टिविटी उतना अधिक होगा, तो इसी में देखो 2 NO2 ग्रुप है। अब क्यों ऐसा होता है चैप्टर में हम डिसाइड कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 और 46 जो थे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास करके 45 वाला। मैंने यही फ़ायदा है प्रैक्टिस सेट बनाने का, नए नए कंसेप्ट को सीखोगे तुम्हें पता तो था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका नहीं पता था ना। प्रैक्टिस सेट बनाने से फ़ायदा यही होता है कि क्वेश्चन का आइडिया आएगा तुम्हें कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कहाँ से कैसे। और वो एक बार आइडिया आ गया दिन फिर कोई टेंशन का बात ही नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 46 तक हमने कर लिया। आई थिंक इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखें, आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट क्लास से हम डील करेंगे। धन्यवाद।